नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज भारत में हर कोई यानी कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि राहुल गांधी भारत में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कि इस आवाज को उठाते हैं। इसलिए भी कि वे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तीखे स्तर पर वैचारिक रूप से आलोचना करते हैं और इसलिए भी कि वे क्रोनिक कैपिटलिज्म और अडानी अंबानी जैसे फिनोमेना के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन बुद्धिजीवियों का एक ऐसा तबका है जो लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करता है और यह तबका आरएसएस बीजेपी का समर्थक नहीं है। लेकिन इस तबके की चिंता यह है कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक स्पेस का हमारे देश में क्षरण हुआ है, उसका मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं है। रामचंद्र गुहा एक ऐसी ही आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने भारत में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कई प्रमुख पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी जैसी काफी बहुपठित पुस्तक की रचना की है। महात्मा गांधी की जीवनी उन्होंने 2 वॉल्यूम में लिखी है और वो लगातार अखबारों में भी कॉलम लिखते रहते हैं। उनके कॉलम ज्ञानप्रद होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन रामचंद्र गुहा की एक खास तरह की विशेषता पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय में सामने आती है। वह विशेषता यह है कि वे अपने लेखों में जब तात्कालिक राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करते हैं, तो कुल मिलाकर वो राहुल गांधी को एक हमले का निशाना बनाते हैं, राहुल गांधी की तीखी आलोचना करते हैं। और उनकी आलोचना का जो सबसे बुनियादी आधार है, वह यही है कि राहुल गांधी वंशवादी राजनीति के प्रतीक हैं। रामचंद्र गुहा नेहरू जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इंदिरा गांधी की उन्होंने तीखी आलोचना की है और राहुल गांधी के बारे में भी कहना है उनका कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी चूंकि वंशवादी राजनीति के प्रतीक हैं, तो जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और चूंकि जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए नरेंद्र मोदी को हमेशा वॉक ओवर मिलता जा रहा है। रामचंद्र गुहा का जो यह तर्क है, वह अपने आप में थोड़ा अजीबो-गरीब तर्क माना जा सकता है। वह इसलिए क्योंकि जब रामचंद्र गुहा इस तरह की बातें रखते हैं, तो वे यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि कौन-सा ऐसा चेहरा है, जो वैकल्पिक रूप से विपक्ष का नेता हो सकता है। और जब वो उन चेहरों का नाम लेते हैं, तो वो चेहरे अगर हम उन पर विचार करें, तो काफ़ी हास्यास्पद तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक चले जाते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक उदाहरण नीतीश कुमार का दूँगा। नीतीश कुमार के बारे में 2017 के आसपास रामचंद्र गुहा ने यह विचार व्यक्त किया था कि कांग्रेस को नीतीश कुमार को आमंत्रित करना चाहिए कि वे आएं और कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल लें। और उन्हें यह लगता था कि चूंकि नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी की तरह एक गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो जनता उन्हें स्वीकार करेगी। लेकिन ऐसा कहते हुए जब रामचंद्र गुहा ने एक पूरा तर्कों का जाल गढ़ा, तो वे शायद आने वाले समय को नहीं देख पाए या वो अतीत में नीतीश कुमार की राजनीति को नहीं देख पाए। नीतीश कुमार बड़े ही आराम से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। उसके बाद फिर से वो एक बार विपक्षी दलों के साथ आए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाते, तो शायद आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि रामचंद्र गुहा जैसे जो विचारक हैं, वो एक कारक यानी वंशवाद पर इतनी मजबूती से अड़े हुए हैं कि उसके आगे उन्हें कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं दिखती है, उन्हें किसी नेता का संघर्ष नहीं दिखता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के पुत्र हैं, राजीव गांधी के पुत्र हैं, इंदिरा गांधी के नाती हैं, जवाहरलाल नेहरू के परिवार से संबंधित हैं और इसके कारण से उन्हें राजनीतिक रूप से एक लाभ मिला है। लेकिन इसके साथ ही इससे उनकी चुनौतियां भी काफी बड़ी हो गई हैं और राहुल गांधी ने कम से कम पिछले 6-7 सालों में अपने सतत राजनीतिक संघर्ष से यह दिखाया है कि वे इस देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता हैं। आप किसी भी अन्य विपक्षी नेता का नाम लीजिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वे अखिलेश यादव हों, वे समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार आरएसएस के प्रति नरम हो जाते हैं, आरएसएस के साथ संबंध रखते हैं या फिर वे यह कोशिश करते हैं कि अडानी जैसे उद्योगपति के खिलाफ वो ना दिखें। आप इस बात को याद कीजिए कि जब कांग्रेस पार्टी ने अडानी को संसद में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था और मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं, राहुल गांधी ने बनाया था, तो फिर यही सारे नेता उस पूरे मसले को फिक्स करने में जुट गए और फिर हुआ यह कि अंत में राहुल गांधी एक अकेली आवाज के रूप में संसद में बचे और जो बाकी सारी पार्टियां थी वो पीछे हट गई। तो वैचारिक प्रतिबद्धता के नाम पर अगर हम बाकी सारे विपक्षी नेताओं को कसें, तो हम यह पाएंगे कि वे उतने मजबूत नहीं हैं।
ममता बनर्जी आरएसएस की कई दफा तारीफ कर चुकी हैं और उन पर जो यह आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में उन्होंने एक तरीके से प्रवेश दिया क्योंकि उन्हें लेफ्ट को पीछे करना था, तो यह आरोप अपने आप में बहुत ही गलत भी नहीं है। मैं यह रेखांकित करना चाह रहा हूं कि वंशवादी राजनीति का प्रतीक होने के बावजूद कोई नेता इसलिए जनता के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा कि वो फला का पुत्र या फला की पुत्री है, बल्कि उसके अपने काम उसे स्थापित करेंगे। और राहुल गांधी भले ही इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और अगर आप बहुत ही विश्वसनीय किस्म के जो सर्वेक्षण होते हैं उन्हें देखें, तो आप ये पाएंगे कि देश के बहुतेरे राज्यों में वे नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय पाए गए हैं। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दक्षिण भारत के राज्य हों, इन जगहों पर यह पाया गया कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। और बाकी सारे देश में भी जहां पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से आगे हैं, वहां राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए दिखते हैं। तो इस लिहाज से वो स्थान उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि वो कांग्रेस के नेता हैं, बल्कि इसलिए भी मिला है वो लगातार काम करते रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और इसके अलावा वो लगातार जहां भी जनता के मुद्दे होते हैं उन्हें उठाने का काम करते हैं। तो इस लिहाज से मैं यह कहना चाहूंगा कि वंशवादी होना अपने आप में किसी नेता की एक दुर्बलता नहीं होती है। हाँ, यह जरूर होता है कि उसके साथ ये एक बैगेज जुड़ा होता है, कई बार वो उसे बहुत लाभप्रद स्थिति में पहुंचाता है। हो सकता है कि राहुल गांधी को भी इसका लाभ हुआ हो, लेकिन अगर वो राजनीति में आगे बढ़े हैं तो इसलिए क्योंकि उन्होंने काफी मजबूती के साथ अपने आप को विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित किया है। अब यहाँ यह बात भी सामने आती है कि रामचंद्र गुहा जैसे जो विचारक हैं, जो देश में लोकतांत्रिक स्पेस के लिए चिंतित है, वे यह मान के चलते हैं कि लोग यह माने कि वो नरेंद्र मोदी और आरएसएस के विरोधी हैं। लेकिन कई सारे मौकों पर उनका उनका जो एक राजनीतिक लेखन करने का अंदाज होता है, उससे ऐसा लगता है कि वे एक तरीके से यह मानकर चल रहे हैं कि ये लोग काफी प्रभावशाली हैं, प्रभावकारी हैं, राजनीतिक रूप से कुटिल हैं और ये तो इस रूप में स्वीकार्य किए जा सकते हैं। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी फिर विपक्ष पर वो डाल देते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए वे बहुत सारे नाजुक मौकों पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर हम परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति पर विचार करते हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, वे बिहार भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के पुत्र हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उनके पिता भी एक स्थापित नेता रहे हैं, वे कई बार सांसद रहे हैं। आप इस बात पर गौर कीजिए कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, वे भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। लेकिन क्या आपने रामचंद्र गुहा या इनके जैसे विचारकों को कभी इन नेताओं की तीखी आलोचना करते हुए या भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए देखा है? आप इस बात पर गौर कीजिए कि चाहे वो हिमंत विश्व शर्मा हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो एक ऐसी राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस राजनीति में करप्शन है, जिस राजनीति में अपराधीकरण भी, कम से कम सम्राट चौधरी के मामले में ऐसा है। करप्शन के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ आरोप शुभेंदु अधिकारी और हिमंत विश्व शर्मा जैसे नेताओं पर लगे हैं। लेकिन रामचंद्र गुहा कभी भी इसके लिए नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना करते हुए नहीं दिखते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि रामचंद्र गुहा नरेंद्र मोदी के हितैषी हैं, लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं कि अपने कांग्रेस विरोध या राहुल गांधी के अंध विरोध के कारण वे सरकार की उतनी तीखी आलोचना नहीं करते हैं जितनी तीखी आलोचना उन्हें एक जन बुद्धिजीवी के रूप में सरकार की करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर विपक्ष उनके हमले का निशाना होता है और वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देश की संस्थाओं का किस तरीके से क्षरण हो रहा है और उस क्षरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, उस क्षरण के प्रति जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं उनका समर्थन करना, उनकी तारीफ कर देना, उन्हें थोड़े पॉजिटिव लाइट में दिखा देना, ये इनकी चिंता में नहीं आता है। तो कुल मिलाकर जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला किया, जब उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जब उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, तब आप यह पाएंगे कि रामचंद्र गुहा राहुल गांधी के इन संघर्षों के पक्ष में खड़े नहीं हैं। वे सीधे तौर पर एक ही थीसिस पर काम कर रहे हैं और वो थीसिस यह है कि एक विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी चाहे जितना संघर्ष कर लें, चाहे वे कितने भी लोकप्रिय हो जाएं, वे मोटे तौर पर स्वीकार्य नहीं होंगे
क्योंकि वे वंशवादी राजनीति के प्रतीक हैं। लेकिन बाकी सारे नेता जो वंशवादी राजनीति के प्रतीक हैं, जो क्षेत्रीय दलों के मालिक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर राजनीति का संचालन कर रहे हैं, उनके प्रति रामचंद्र गुहा अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। तो यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वास्तविकता यह है कि इस देश की जनता राहुल गांधी को उम्मीदों की नजर से देख रही है। वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी इस देश की जनता की समस्याओं को लगातार उठा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जहां हर नेता किसी न किसी मोड़ पर कुछ मूल्यों से समझौता करते हुए दिखता है, वहां राहुल गांधी बिल्कुल दृढ़ निश्चयी रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ते हुए दिखते हैं और उन्होंने लगातार क्रोनी कैपिटलिज्म का विरोध किया है। तो इस लिहाज से वे एक ऐसे जुझारू और संघर्षशील नेता के रूप में सामने आते हैं, जो अपनी वंशवादी राजनीति के प्रतीक से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि जो पिछड़े समूहों के लोग हैं, वंचित समूहों के लोग हैं, वे राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो उनका जो संघर्ष है, उनके जो सकारात्मक योगदान है, उनके भीतर जो संभावनाएँ हैं, उन्हें देखने की बजाय लगातार उनकी निंदा करना, उन्हें आलोचना के कटघरे में लाना और इसके कारण से अधिकांश मौकों पर भारतीय जनता पार्टी की जो टोली है, उसे प्रसन्नता का अनुभव करने का एक मौका देना, यह रामचंद्र गुहा का शगल बन गया ऐसा लगता है। और शायद उन्हें अपने इस नज़रिए पर फिर से विचार करना चाहिए कि एक जन बुद्धिजीवी के रूप में उनका कर्तव्य क्या है। अगर वो इस देश में लोकतंत्र के क्षरण के प्रति चिंतित हैं, तो उनका ज़्यादा हमला सरकार की ओर होना चाहिए। उन्हें ज़्यादा आलोचना करनी चाहिए उन लोगों की जो संस्थाओं को लगातार नीचे की ओर ले जा रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। और इसके बजाय वे विपक्ष के नेता को अपने हमले का निशाना बनाते हैं और इसी कारण से कई बार यह लगता है कि वे राजनीतिक यथार्थ को वास्तविक रूप से देखने में असमर्थ हैं। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।